ओके बच्चा पार्टी, आज न्यूक्लियस चैप्टर का ऐसे अपना ख़त्म हो गया सारा 7 का 7 लेक्चर। रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जितना पढ़ाना था अपन ने पढ़ा लिया। अब इसके सम स्टार्ट कर रहे हैं। सम स्टार्ट करने से पहले एक और लेक्चर दे देता हूँ आपको, वन शॉट रिवीजन। पूरा चैप्टर आपकी नज़रों के सामने यूँ घूमना चाहिए, तैरना चाहिए, तब फॉर्मूले में जान आती है और समस में स्पीड आती है। ठीक है, तो चल दोस्त, ज़्यादा भाषण न देते हुए स्टार्ट करते हैं। 3 चीज़ों पे मेनली डिस्कशन है आज वन शॉट रिवीजन में। पहला है न्यूक्लियस का डेंसिटी और रेडियस को लेके क्या क्या फॉर्मूला अवेलेबल है। दूसरा है रेडियो एक्टिविटी को लेके क्या क्या फॉर्मूला अवेलेबल है। और थर्ड है मास डिफेक्ट, मास कब लॉस होता है और उससे एनर्जी कैसे बनता है। 3 बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहला डिस्कशन अपन लेते हैं रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। इसको नाम देते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का इमेजिनेशन रुदरफोर्ड ने किया था। रुदरफोर्ड को लगा था कि न्यूक्लियस नाम की कोई चीज़ है एटम के अंदर, और उन्होंने फिर उसका एग्जिस्टेंस प्रूव भी किया। वो थे ना गाइगर मास्टन वाले एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे डाला तो बहुत सारा रिजल्ट निकल के आया था। हालांकि खुद रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें अल्फा पार्टिकल नहीं लिया था। गाइगर मास्टन को बोला था कि आप अल्फा पार्टिकल और गोल्ड का एक्सपेरिमेंट करो। उन्होंने खुद ने अल्फा को नहीं लिया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया था, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। ये दे मारा अलग अलग एलिमेंट पे। तो वहाँ से न्यूक्लियस का इमेजिनेशन भी रुदरफोर्ड ने किया और उसका एग्जिस्टेंस कि है ऐसी कोई चीज़, यस, वो भी उन्होंने प्रूव किया। उनके ये जो इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्टाइल पार्टिकल लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ना, उन एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकल के आया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। उन्होंने रुदरफोर्ड ने ये फॉर्मूला दिया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R = R0 a⁻⁴ अपने इस चैप्टर का सबसे पहला और अच्छा फॉर्मूला। इसमें ये R0 क्या है, तो R0 का वैल्यू है 1.2 फर्मी। अब फर्मी तो आप जानते हो कितना मल्टीप्लाई करना है, 10⁻⁻15 इट विल कन्वर्ट इनटू द मीटर, सिंपल। अच्छा, R0 का वैल्यू प्रोजेक्टाइल पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ये एक अच्छा MCQ बन सकता है। प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये A क्या है भैया, एटॉमिक मास। जानते हो ना आप एटॉमिक मास, तो ये कहाँ लिखा होता है, जैसे कोई भी एलिमेंट है 6C12, तो ये जो लिखा होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक मास A। क्लियर? तो ये हो गया रेडियस का बेसिक फॉर्मूला। अब यहाँ से हम डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल है ऐसा मानते हैं। प्रॉपर स्फीयर नहीं है, न्यूक्लियस के सरफेस पे थोड़ा स्पेस है, डेंसिटी सारा सेंटर में घुस गया है, सारा मटेरियल सेंटर में घुस गया है, सरफेस पे थोड़ा सा डैमेज्ड है न्यूक्लियस। लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन के लिए उसको क्या मान लेते हैं, स्फेरिकल। तो न्यूक्लियस यदि आपका स्फेरिकल है तो उसका डेंसिटी देखो, डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला चलता है। मास वॉल्यूम क्या लेंगे, 4/3 πr³। अब अपने को रेडियस डालना है, उठा के डाल दो यहाँ से। देखो डेंसिटी = मास अपॉन 4/3 πr³। r यहाँ से उठा लो, R0 a⁻⁴। ये 3 ऊपर गया, 4π R0 का क्यूब और a। ये ऐसे आप वैल्यू रखोगे आपका डेंसिटी मिलेगा। लेकिन डेंसिटी के सम्स को डील करते वक्त एक बहुत भारी गलती हो जाती है, जो मेरी भी हुई थी। जब आप पहली बार आपको ये थियरिकल टॉपिक पढ़ाया था ना, उस दिन मेरी भी एक भारी गलती हुई थी। एटॉमिक मास को भूल गया था मैं। वो गलती आपकी भी हो सकती है। क्या भूल गया था बताता हूँ। देखो, ये जो मास है ये न्यूक्लियस का मास है कि न्यूक्लियस भी कितने किलो का है। ये जो मास है ये भी न्यूक्लियस का ही है, जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं, लेकिन ये यूनिट में है। ये यूनिट में है, समझो। ये दोनों है मास ही, लेकिन ये किलोग्राम में और ये यूनिट में है। समझा कि नहीं? अब ध्यान से देख, गौर से सुन। ये रहा न्यूक्लियस। गलती कहाँ होती देख, ये रहा न्यूक्लियस। सपोज इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टिकल्स है, तो इसका एटॉमिक मास क्या निकल के आएगा, 10। क्या निकल के आएगा, 10 पार्टिकल्स अंदर बैठे। अब इसका पूरा मास कैलकुलेट करूँ ना,
तो ये कोई भी एक पार्टिकल है उसका मास समझ लेता हूँ यूनिट, किसी एक पार्टिकल का यूनिट है, तो इतने सारों का क्या होगा इंटू 10, और 10 अल्टीमेटली क्या है अपना ए ही है, तो इसको ए यूनिट भी तो लिख सकते हैं। तो इस मास को यहाँ पे हमेशा रिप्लेस करना है ए इंटू यूनिट से, तो आपका ए कैंसिल हो जाएगा, और यूनिट का वैल्यू क्या रखते हैं हम 1.66 10⁻⁻27 kg। ये मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं, बस समझ में आ रहा है क्या जुगाड़ है यहाँ पे, ये ड्राइंग से समझो आप पक्का। तो इस पे कुछ और ज़्यादा बोलूँ नहीं ना, आगे निकलूँ। चलो, तो न्यूक्लियस की रेडियस और उसकी डेंसिटी को लेके अपना काम हो गया। अब दूसरा स्लॉट है एक्टिविटी को लेके, रेडियो एक्टिविटी। मोस्ट ऑफ द सम्स एक्टिविटी पर ही बेस्ड है। ये रेडियस और डेंसिटी के तो 2-3 सम्स मिलेंगे पूरे चैप्टर में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिलेंगे। टोटल 23 सम्स करने हमको। कोविड की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो निकाल दे तो भी अराउंड 23 सम्स हैं जो इस चैप्टर में डील करने हैं। उन 23 में से 3 या 4 ही इसके होंगे, बाकी 8-10 सम्स एक्टिविटी पे होंगे आपके, कम से कम 7-8 तो पक्का। ठीक है, चलो यहाँ पे समझ में आ गया ना क्या करना है। सम्स को सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ऊपर का जो मास है उसको ये ए के साथ कैंसिल कर दो और यहाँ पे इतना मल्टीप्लाई कर दो, बस ये ध्यान रखना, गलती नहीं करना मल्टीप्लाई करने वाली। ठीक है, चल अब एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में 2-3 नाम है, वो डेंजरस है, वो हमको थियरी में भी परेशान करते थे, सम्स में भी करेंगे आपको। एक्टिविटी में देयर आर 2 और 3 डिफरेंट नेम्स। क्या नाम है देखो, जैसे ये कोई सैंपल है, ये कोई रेडियो सैंपल लेके आ गया अब रेडियो एलिमेंट का, उसमें इतने सारे न्यूक्लियस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सपोज इतने सारे न्यूक्लियस पड़े हैं। एक कल्पना करो कि कोई सैंपल लेके आया, उसके अंदर इतने न्यूक्लियस, हालांकि करोड़ों न्यूक्लियस होते हैं यार, लेकिन मैं सिर्फ 15 का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 15 के 15 आप जब लेके आए तब फ्रेश थे, एकदम फ्रेश, मतलब कोई अभी डिस्ट्रॉय हुआ नहीं था, सारे ताजे थे एकदम। तो इनका जो टोटल नंबर होता है उसको बोलते हैं N0। क्या बोलते हैं? N0, अनडिसइंटीग्रेटेड। अभी इनका डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। टोटल 15 न्यूक्लियस में लेके आया हूँ साहब। अब चलो चालू करते हैं इसका इंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन चालू करते हैं। जैसे डिसइंटीग्रेशन चालू हुआ तो मान लो 1 2 3 4 5 जने उड़ गए, 5 जनों का इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन हो गया। उस वक्त आपने नोट डाउन किया कि अब कितना फ्रेश बचा है भैया, तो अब इतना फ्रेश बचा है कि नहीं बचा है? हाँ, तो उस वक्त का जो अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं N। और ये जो डिस्ट्रॉय हो गया ना, इसको कुछ नहीं बोलते, कहीं कोई सिंबल ही नहीं है इसका। फिर भी इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं N0 माइनस N, तो ये नंबर मिल जाएगा ना आपको कि भाई पहले 15 थे, अब फ्रेश कितने बचे हैं? 10, तो ये कितने हो जाएंगे? 5, मतलब 5 जनों का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है। ये सिंपल सी समझ है। अब ये जो वर्ड है इनको लेके कंफ्यूजन नहीं चाहिए सम्स में कि डिसइंटीग्रेटेड क्या है, अनडिसइंटीग्रेटेड क्या है, खास तो ये बहुत आएगा। अब समझ, रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ है? रेडियो एक्टिविटी मतलब कितना न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो रहा है। जैसे अभी यहाँ पे 5 हुआ ना, कितना न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड हो रहा है, उसका रेट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं एक्टिविटी। डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस का रेट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्टिविटी, इसी को बोलते हैं एक्टिविटी। अब इसके लिए सिंबल R भी है, इसको R भी बोलते हैं। बहुत सी किताबों में इसको I भी लिखा गया, इंटेंसिटी भी बोलते हैं, रेडियो इंटेंसिटी, लेकिन वो होता है एक्टिविटी ही। अब ये जो एक्टिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ये फ्रेश न्यूक्लियस की नंबर। मतलब फ्रेश न्यूक्लियस ज़्यादा होगा, इस टाइप का फ्रेश न्यूक्लियस, अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस ज़्यादा होगा तो एक्टिविटी भी ज़्यादा स्पीड से होगा, फटाफट फटाफट डिस्ट्रॉय होंगे, समझा? लेकिन आप समझो फ्रेश न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है वो फ्रेश नहीं रहते ना, वो डिसइंटीग्रेट होते जाते हैं। तो फिर डिसइंटीग्रेट होते जाते हैं तो इन फ्रेश न्यूक्लियस का नंबर कम होता जाता है, तो फिर एक्टिविटी भी स्लो पड़ जाएगा।
मतलब उनका डिस्ट्रॉय होने का जो रेट है वो भी स्लो पड़ जाएगा, इसलिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझा कि नहीं? हाँ, तो यहाँ से एक और इक्वेशन बनता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, देखो, एक तो ये कि R इज इक्वल टू लेमड़ा N से। अच्छा, आप ये तो मानते हो कि जैसे जैसे ये फ्रेश न्यूक्लियस कम होता जाता है, एक्टिविटी भी कम होता जाता है ना? तो जब इतना सारा फ्रेश न्यूक्लियस था तब एक्टिविटी क्या था? R0। जब इतना फ्रेश न्यूक्लियस है तब एक्टिविटी क्या ले लेते हैं? R। तो कनेक्शन बनाते हैं इस पर से, देखो R अपॉन R0 लिया तो सामने भी क्या लेंगे? N अपॉन N0। और ये N अपॉन N0 के लिए अपन एक फॉर्मूला देखा था थियरी में, 1/2⁻N। अब इसमें ये जो N है ये भी बड़ी समझने वाली चीज़ थी, टोटल टाइम अपॉन टाउ हाफ। तो ये सारा सम्स में मामला सेट करना पड़ेगा, सम्स के अंदर ये सारा मामला सेट करेंगे अपन कि R अपॉन R0 यहाँ से प्रूव हो रहा है, देखो R अपॉन R0 इज इक्वल टू N अपॉन N0, 1/2⁻N। ये N क्या है? टोटल टाइम अपॉन टाउ हाफ। पक्का? टोटल टाइम जैसे मैं बोल दूं, एक सैंपल को 30 ईयर तक ऑब्जर्व किया आपने, कितने ईयर तक? 30, और उसका टाउ हाफ 5 ईयर है, मतलब हर 5 साल में वो आधा हो जाता है। तो N क्या बनेगा यहाँ पे? 6, क्योंकि टोटल टाइम कितना लगा? 30 ईयर तक ऑब्जर्व किया आपने, और उसका टाउ हाफ क्या है? 5, तो 30 अपॉन 5 इट विल बी 6। तो उस केस में आपका N क्या हो जाएगा? 6। तो N को ऐसे लाना है, सम्स जब आते हैं तो N को ऐसे डील करना है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब एक्टिविटी में ये भी था एक्सपोनेंशियल लॉ। भाई कैमरा सेट करना, हाँ इधर लिख रहा हूँ वो आना, कवर होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल लॉ ये था, n इज इक्वल टू N0e⁻ t, ये भी था। अब इस N0 को नीचे ले लो, तो इसकी जगह R अपॉन R0 भी रख सकते हो आप, तो रख दो R अपॉन R0 e⁻t, R0 को उधर डाल दे। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चा कि ये फॉर्मूला इसके लिए लिया ना, तो R के लिए भी ले सकते हो, और यही फॉर्मूला मास के लिए भी ले सकते हो आप। अब उसको वापस प्रूव करने नहीं बैठूंगा, ये है। अभी एक्टिविटी में एक और चीज रह गई बाकी, एक्टिविटी में एक और चीज बाकी रह गई, हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ। वो भी तो एक्टिविटी का ही पार्ट है ना, तो उसको भी जगह देते हैं यहीं पे, अलग से लिखने का टाइम नहीं अपने पास, यहीं पे उसको भी जगह देते हैं। चलो देखो, हाफ लाइफ मतलब टाउ हाफ, उसका फॉर्मूला क्या था? 0.693 अपॉन लेमड़ा। कवर कर लो, अच्छा है। फिर था एवरेज लाइफ, तो एवरेज लाइफ का फॉर्मूला 1 अपॉन लेमड़ा। दोनों का फॉर्मूला मुझे तो इक्वल जैसा ही दिख रहा है, दोनों के नीचे लेमड़ा आ रहा है, सिर्फ इसके ऊपर 0.693 आ रहा है और इसके ऊपर 1 आ रहा है। अब आप चाहो तो लेमड़ा को यहाँ से सब्जेक्ट बना के इधर रख के रिप्लेस भी कर सकते हो, तो एक नया इक्वेशन मिलेगा टाउ और टाउ हाफ के बीच में। लेकिन वादा नहीं, आपको ये दो याद है तो आपका सम्स में काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत से बच्चों का जेई का एग्जाम था, उस वजह से एब्सेंट थे कुछ बच्चे, तो उनका चैप्टर थोड़ा मिस हो गया था, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कवर करवा रहा हूँ। तो जो बच्चे एब्सेंट थे उनका कवर हो रहा है, समझ में आ रहा है? सम्स को डील करते वक्त सिर्फ ये आज का लेक्चर तेरे दिमाग में होना चाहिए, सारे सम्स डील हो जाएंगे तेरे, ठीक है? अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक मास डिफेक्ट बाकी है 2-4 मिनट का, वो भी ले लो। मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट क्या चीज़ है? वो एप्पल वाला एग्जाम्पल याद होगा शायद बच्चों को, बताया था ना, 10 एप्पल है, हर एक एप्पल 200 ग्राम का है, तो इंडिविजुअली मास करोगे, ये 200 ग्राम का तू भी 200 ग्राम का, फिर टोटल करो तो 2 किलो बनता है ना? अब वही सारा एप्पल चिपका के एक साथ करो तो यार 1800 ग्राम बनता है, तो 200 ग्राम गया कहाँ? क्या किसी ने एप्पल को खा लिया? तो यही फिनोमिनन था मास डिफेक्ट की, मास गया कहाँ? तो यही घटना न्यूक्लियस के साथ होती है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हैं, जब वो इंडिविजुअल होते हैं और उनका मास किया जाए तो वो मास ज़्यादा आता है। किसके कंपैरिजन में? जब उन सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ के एक न्यूक्लियस बना दो, फिर उस न्यूक्लियस का मास देखो तो कम पड़ता है।
अब बोलोगे सर ये सारे मेंबर्स तो जब बाहर थे तब मास किया था तो ज़्यादा आ रहा था, अब सारे जुड़ गए हैं तो टोटल मास कम पड़ रहा है, दैट इज मास डिफेक्ट। ये ऊपर से जल्दी बता रहा हूँ, मैंने इस पर पूरा वीडियो दिया हुआ है आगे आप लोगों को, पूरा लेक्चर दिया हुआ है ना। मास डिफेक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला था। देखो कैसे डिफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एम इज जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस मास ऑफ दैट न्यूक्लियस। अब ये जेड क्या है, अरे यार जैसे आप लिख दो कार्बन का कोई आइसोटोप है C614, ये कार्बन का आइसोटोप है, ये जो टर्म है ये जेड दिखाता है, 6 रख दो यहाँ पे, है ना। ये क्या दिखाता है ए, लेकिन ए की तो ज़रूरत इस फॉर्मूले में है नहीं, लेकिन इस ए में से जेड को माइनस करोगे तो इट विल बी योर एन, 14 माइनस 6 8 विल बी योर एन, तो यहाँ पे 8 रख दो, सिंपल। ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन पे भी 2 चक्कर है, जनरली हमको ये लेने की आदत है 1.66 10⁻⁻27 kg, लेकिन कुछ सम्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटॉन का मास यूनिट में लेना है, एटॉमिक मास यूनिट में लेना है, किलो में नहीं चलेगा, तो उसका डायरेक्ट वैल्यू ये याद रखना है, बहुत काम आएगा सम्स में, 1.007274 यूनिट, ये है प्रोटॉन का मास यूनिट में। मार दो रट्टा, 1.007274, 1.007274, हाँ। सेम थिंग फॉर न्यूट्रॉन ऑल्सो, न्यूट्रॉन का भी यूनिट में मास लेना है तो ऐसे लो 1.00865 यूनिट, ये हो गया न्यूट्रॉन का मास यूनिट में। ये दोनों को रट्टा मार लो, रुक मैं रेड कलर से करके देता हूँ। ओके डन। अब एक और छोटी सी बात, इसी मास डिफेक्ट में कहाँ गलतियाँ होती है सम्स में, देखो बताता हूँ आपको। ये जो मास डिफेक्ट हुआ अपन ने ऐसे कैलकुलेट किया और कुछ ना कुछ इधर आंसर आएगा, ये मास कहाँ गया, एनर्जी बन के उड़ गया। कितना एनर्जी बना, तो आइंस्टाइन बाबा का फॉर्मूला लो ना, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, है कि नहीं। तो ऐसे आपका एनर्जी मिल जाएगा। सपोज किसी फिनोमिनन में 1 यूनिट का मास लॉस हुआ है, तो यहाँ पे 1 यूनिट ले लो और इस सी का वैल्यू रखो, सॉल्यूशन करो। अब कुछ क्वेश्चन में ये भी होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये भी दे देता हूँ। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1/E कर दो, हो जाएगा। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दो, 1/E। जैसे कोई एनर्जी है, मैं बोलूँ 5 जूल है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाओ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो डिवाइड/E कर दो। अब E मतलब 1.6 10⁻⁻, ये छोटी छोटी गलतियाँ भी हो जाती है एग्जाम में, बोलो। तो मेरा न्यूक्लियस को लेके 1 शॉट रिवीजन खत्म हो गया है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, अब चलो हम सम्स पे टूट पड़ते हैं ना।